हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। दिस इज़ गुलश इकबाल और आज की इस वीडियो में मैं आपको जॉन कीट्स की ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न को पढ़ाऊंगी। इससे पहले मैं जॉन कीट्स की बायोग्राफी, जॉन कीट्स की अर्ली लाइफ के बारे में और उनके वर्क के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये वीडियो नेट, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और इंग्लिश में जो मास्टर्स कर रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जॉन कीट्स के बारे में, क्योंकि ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न जो है ये जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। जॉन कीट्स एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे 19th सेंचुरी के। इनका जन्म लंदन में 31 अक्टूबर सन 1795 में हुआ था। इनके फादर एक स्टेबल कीपर थे और इनकी माता जो थी वो एक हाउस वाइफ थी। ये जब 10 या 11 साल के या 9 साल के थे तब इनके फादर की डेथ हो गई थी और जब ये 15 साल के थे तो इनकी मदर की डेथ हो गई थी। जॉन कीट्स ने पहले जो है डॉक्टर बनना चाहते थे, एक सर्जन, लेकिन फिर इन्होंने अपनी सर्जन को छोड़कर, डॉक्टरी मेडिकल लाइफ को छोड़कर इन्होंने राइटिंग को अपनाया था। इन्होंने लैटिन, फ्रेंच, हिस्ट्री, ये सारी लैंग्वेजेस का नॉलेज इन्होंने एक्वायर की थी। ये अपने 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। इनके फादर की डेथ घोड़े से गिरने की वजह से स्कल फ्रैक्चर से हुई थी और इनकी माता की डेथ ट्यूबरक्लोसिस से और इनके भाई की डेथ भी ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। और फिर जॉन कीट्स की डेथ भी 26-25 साल की उम्र में ट्यूबरक्लोसिस से ही हुई। तो ये ट्यूबरक्लोसिस इनकी एक फैमिली डिसीज की तरह थी। जॉन कीट्स के भाइयों का नाम था टॉम, जॉर्ज और एक बहन थी इनकी। तो चलिए अब आते हैं पोयम पर, ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न। ऑड क्या होती है? देखिए, ऑड जब किसी चीज को, एक किसी व्यक्ति या वस्तु को अप्रिशिएट करने के लिए जो पोयम लिखी जाती है वो ऑड होती है। जैसे कि मैंने ऑड पर भी एक वीडियो अपलोड की है। जैसे ऑड इज ए राइम्ड लिरिक, ये एक राइम्ड लिरिक होती है। इट्स ए लेंथी लिरिक पोयम टाइपिकली ऑफ ए सीरियस और मेडिटेटिव नेचर एंड हैविंग एन एलिवेटेड स्टाइल एंड फॉर्मल स्टैंजा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑड की। ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न is a poem written by the English romantic poet John Keats in May 1819. First published anonymously in Annals of the Fine Arts of 1819. देखिए, ओड एक पोयम है जो रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स के द्वारा मई सन 1819 में पब्लिश्ड की गई है। किसमें? एनल्स ऑफ द फाइन आर्ट्स में पब्लिश्ड की गई है 1819 में। Ode on a Grecian urn is organized into 10 line stanzas, beginning with an AB rhyme scheme and ending with a Miltonic sestet, and 50 stanzas CDE DCE, second stanza CDE CED, and third and fourth stanzas CDE CDE। ठीक है, ऑड ऑन ए ग्रेशियन अर्न एक जो पोयम है इसमें 10 लाइन स्टेंजाज हैं। इसमें 5 स्टेंजा हैं और 5 लाइन स्टेंजाज में 10-10 लाइन के स्टेंजा हैं, यानी कि 5 स्टेंजा में 10-10 लाइन्स हैं। बिगिनिंग विद एन एबी राइम, जो एबी राइम से शुरू हो रही हैं, एंड एंडिंग विद ए मिल्टनिक सेस्टेट, और एंड हो रहा है इनका मिल्टनिक सेस्टेट से। एंड 5th स्टेंजा CDE CD, ये इनका राइम स्कीम है जो मैंने बताया है, CDE CD। सेकंड स्टेंजा में CDE CED, तीसरे और चौथे स्टेंजा में CDE CDE। ठीक है, द सेम ओवरऑल पैटर्न इज यूज्ड इन ऑड ऑन इंडोलेंस।
ओड ऑन मेलनकोली एंड ओड टू नाइटिंगेल। देखिए 1819 जो है जॉन कीट्स की लाइफ का एक प्रोडक्टिव ईयर है, यानी कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है। 1819 में इन्होंने ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलनकोली एंड ओड टू एन नाइटिंगेल भी लिखी थी, जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। ये जो पोएम है, द पोएम इज़ वन ऑफ द ग्रेट ओड्स ऑफ 1819। ये जो ओड है, ओड टू ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, ये 1819 में लिखी गई ओड्स में से एक है, जिसमें 1819 में और कौन सी ओड्स लिखी गई हैं? ओड ऑन इंडोलेंस, ओड ऑन मेलनकोली, ओड टू अ नाइटिंगेल एंड ओड टू साइके। ठीक है। कीट्स फाउंड exciting forms in poetry unsatisfactory for his purpose, and in this collection he presented a new development of the ode form. इस ओड को लिखते हुए कीट्स ने एक एक्साइटिंग फॉर्म ऑफ पोइट्री का जो है इसमें पाया उन्होंने, और इसमें उसका यूज़ किया unsatisfactory for his purpose, and in this collection और इस कलेक्शन में he presented a new development of the ode form. उन्होंने एक न्यू odd form का डेवलपमेंट किया, विकास किया. He was inspired to write the poem after reading 2 articles by English. He was inspired, वो प्रेरित हुए या प्रेरणा मिली उनको टू राइट द पोएम को लिखने की आफ्टर रीडिंग 2 आर्टिकल्स, 2 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद बाय इंग्लिश आर्टिस्ट एंड राइटर बेंजामिन हाइडन। बेंजामिन हाइडन के 2 आर्टिकल पढ़ने के बाद उन्हें ये ओड्स लिखने की प्रेरणा मिली। तो his awareness of other writing in this field and his first-hand acquaintance with the Elgin marbles, Keats perceived the idealism and representation of Greek virtues in classical Greek art, and his poem draws upon these insights. ये सब पढ़ने के बाद जॉन कीट्स ने जो है ग्रीक वर्च्यूज मतलब ग्रीक गुणों को और क्लासिकल गुणों को और ग्रीक आर्ट को जो है रिप्रेजेंट किया, और अपनी पोएम में भी उन्होंने इन चीज़ों का ही दृश्य निर्देशित किया है। देखिए इन 5 स्टैंजा ऑफ 10 लाइन्स ईच, इस जो पोएम है हमारी ओड ऑन ग्रेशियन, इसमें 5 स्टैंजा हैं, ठीक है, और हर स्टैंजा में 10 लाइन है, यानी कि 10 पंजे 50, इसमें 50 लाइन्स है पूरी पोएम में। तो इन 5 स्टैंजाज ऑफ 10 लाइन ईच, इन 5 स्टैंजा में जिनमें हर स्टैंजा में 10 लाइन है, द पोएट एड्रेसेस एन एंशिएंट ग्रेशियन अर्न। द पोएट कवि एड्रेसेस एन एंशिएंट, एक प्राचीन, एड्रेस करता है एक प्राचीन ग्रेशियन अर्न को। ग्रेशियन मतलब ग्रीस का, और अर्न होता है एक। देखिए इन 5 स्टैंजाज ऑफ 10 लाइन्स ईच, इन 5 स्टैंजाज में, जिन स्टैंजाज में 10 लाइन है हर स्टैंजा में, द पोएट एड्रेसेस एन एंशिएंट ग्रेशियन अर्न। द पोएट कवि एड्रेस करता है एन एंशिएंट, एक प्राचीन, ग्रेशियन अर्न। ग्रेशियन मीन्स ग्रीस का, और अर्न मीन्स होता है कलश। एक प्राचीन ग्रेशियन अर्श के बारे में, कलश के बारे में कवि बताते हैं। डिस्क्राइबिंग एंड डिस्कसिंग अपॉन द इमेज डिपिक्टेड ऑन इट, जैसे कि मैं अब ये आपको इमेज दिखाऊंगी उस तरह की। इन पार्टिकुलर ही रिफ्लेक्ट्स अपॉन 2 सीन्स, इन पार्टिकुलर ही रिफ्लेक्ट्स, वह प्रतिबिंबित करते हैं 2 सीन्स, 2 दृश्यों में। 1 इन विच ए लवर परस्यूज हिज बिलव्ड, एक में जैसे कि एक लवर परस्यूज पीछा करता है हिज बिलव्ड, अपनी प्रिय का, एंड अनदर वेयर विलेजर्स एंड अ प्रीस्ट गैदर टू परफॉर्म ए सैक्रिफाइस, और जहाँ पर एक विलेजर्स और प्रीस्ट पुजारी गैदर इकट्ठे हो जाते हैं टू परफॉर्म ए सैक्रिफाइस, और सैक्रिफाइस को परफॉर्म करते हैं। द पोएट कॉन्क्लूड्स दैट, कवि कॉन्क्लूड करता है कि द अर्न विल से टू फ्यूचर जनरेशंस, द अर्न कलश विल से कहेगा टू फ्यूचर जनरेशंस
अपनी फ्यूचर भविष्य में आने वाली पीढ़ियों से ऑफ generations of mankind. Beauty is truth, truth is beauty, that is all. Ye new on earth and all ye need to know. Critics have debated whether these lines adequately perfect the conception of the poem. The poet Kavi concludes that the urn will say to future generations of mankind. कि मानवता की फ्यूचर जनरेशन से कहेगा ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदरता ही सत्य है, ट्रूथ इज ब्यूटी, और सत्य ही सुंदरता है। देखिए, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, सुंदरता ही सत्य है और सत्य ही सुंदरता है, दैट्स ऑल, बस यही सब कुछ है। ये न्यू, ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो, ये नो ऑन अर्थ, सब पृथ्वी पर जानते हैं और तुम सभी को यही जानने की जरूरत है। क्रिटिक्स हैव डिबेटेड वेदर दीज लाइन्स एडिक्वेटली परफेक्ट द कॉन्सेप्शन ऑफ द पोएम। ठीक है, नेक्स्ट, Ode on Aggression was not well received by contemporary critics. It was only by the mid-19th century that it began to praised, although it is now considered to be one of the greatest odes in the English language. देखिए, जब तक जॉन कीट्स जीवित रहे तब तक उनकी पोएम्स को, उनकी ओड्स को, उनके वर्क्स को अप्रिशिएट नहीं किया गया। क्रिटिक्स ने उनके वर्क्स को ज़्यादातर क्रिटिसाइज किया, ठीक है, लेकिन 1819 का जो साल था उनमें इन्होंने इतना अच्छा काम किए, तो क्रिटिक्स भी ये जो लाइन है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ये बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। तो ये था इसके ओड के बारे में। अब चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए, ओड ऑन एग्रेशन अर्न वॉज कम्प्लीटेड इन मई 1819, ये मई 1819 में कंप्लीट हो गई थी और फर्स्ट प्रिंटिंग इसकी जनवरी 1820 मई व्हेन इट वाज पब्लिश्ड विद ओड टू ए नाइटिंगेल इन द एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स, और फिर ये एनल्स ऑफ फाइन आर्ट्स में ओड टू नाइटिंगेल के साथ पब्लिश हुई। एन आर्ट मैगजीन दैट प्रमोट व्यूज ऑन आर्ट सिमिलर टू दोज कीट्स हेल्ड, ये एनल्स ऑफ फाइन आर्ट जो है एक मैगजीन है जो प्रमोटेड व्यूज ऑन आर्ट सिमिलर टू दोज कीट्स हेल्ड, ठीक है। फॉलोइंग द इनिशियल पब्लिकेशन द एग्जामिनर पब्लिश्ड कीट्स ऑल टुगेदर विद हेडेंस टू प्रीवियसली पब्लिश्ड आर्टिकल्स। Keats also included the poem in his 1820 collection Lamia, Isabella, The Eve of Saint Agnes and other poems. देखिए, पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, दाउ स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड शो स्लो टाइम। देखिए, इसका फर्स्ट स्टैंजा देख लीजिए, दाउ स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, Sylvan historian who canst thus express a flowery tale more sweetly than a rhyme. What leaf find legend house about thy shape of deities or mortals or of both in Tempre or the decks of Arcady? What men or gods are these? What maidens loth? What mad pursuit? What struggle to escape? What pipes and timbrels? What wild ecstasy? Thou still unravished bride of quietness, thou तुम still अभी तक unravished bride एक अनछुई
ब्राइड यानी कि दुल्हन के समान हो, ऑफ क्वाइटनेस शांति की, जैसे कि एक अनरेविस्ड ब्राइड कहते हैं वो दुल्हन जो जिसको उसके पति ने अभी टच ना किया हो। मतलब एक तुम अनरेविस्ड ब्राइड जैसे कि शांत होकर बैठती है, तुम उस अनरेविस्ड ब्राइड के समान हो। कौन? कलश, जो अर्न है ना, अर्न कलश को कहते हैं कि जो कलश है तुम उस अनरेविस्ड ब्राइड के समान हो, शांति से बैठे हुए हो जैसे कि एक अनरेविस्ड ब्राइड बैठती है। दाउ फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। दाउ तुम, फोस्टर चाइल्ड, एक फोस्टर चाइल्ड कहते हैं अडॉप्टेड चाइल्ड यानी कि गोद लिए हुए बच्चे के समान हो। साइलेंस एंड स्लो टाइम, जैसे कि साइलेंस और स्लो टाइम ने तुम्हें गोद ले लिया है, जैसे कि एक बच्चे को गोद ले लेते हैं। Sylvan historian who canst thus express a flowery tale more sweetly than our rhyme। देखिए सिल्वन हिस्टोरियन का मतलब है द अर्न इज कॉल्ड ए वुडलैंड हिस्टोरियन बिकॉज द लवली वुडलैंड सीन engraved on it forms a permanent record of Greek rural life। ठीक है। कैंस्ट का मतलब होता है कैन और फ्लोवरी मीन्स होता है इंटरेस्टिंग। आवर राइम द वर्सेस और पोएम ऑफ द पोइट्स यानी कि तुकांत। सिल्वन हिस्टोरियन हु कांस्ट दस एक्सप्रेस, सिल्वन हिस्टोरियन भी जो कांस्ट नहीं सकते हैं इसको एक्सप्रेस, इसको प्रकट ये नहीं कर सकते हैं। ए फ्लोवरी टेल मोर स्वीटली देन आवर राइम, ए फ्लोवरी टेल, फ्लोवरी यानी कि जो उस पर नक्काशी हुई है, अर्न पर जो नक्काशी हुई है, मोर स्वीटली वो ज़्यादा सुंदर है, देन आवर राइम हमारी कविता से, हमारी पोएम से ज़्यादा सुंदर तुम्हारी जो नक्काशी हुई है फूलों की वो है। वॉट लीव फ्राइंड लीजेंड हाउंड्स अबाउट द शेप ऑफ डेटीज और मॉर्टल्स और ऑफ बोथ। अब पोइट कहते हैं वॉट लीव फ्रिंग्ड लीजेंड हाउंड्स अबाउट दाई शेप ऑफ डेटीज और मॉर्टल्स और ऑफ बोथ। वॉट लीव फ्रिंग्ड लीजेंड हाउंड्स यानी कि तुम पर बनी हुई पत्तियां कौन सी रोचक कहानी बताती हैं। ये है ना वॉट लीव फ्रिंग्ड लीजेंड यानी कि लीव फ्रिंग्ड तुम पर बनी हुई पत्तियां, लीजेंड हाउंड्स अबाउट दाई शेप और जो तुम्हारा आकार है, वो डेटीज और मॉर्टल्स जो डेटीज का है या मॉर्टल्स मीन्स मानवता, और ऑफ बोथ या दोनों का है। डेटीज मीन्स भगवान का है या फिर मानवों का है या फिर दोनों का है। यानी कि ये जो ऑफ डे इन टेम्पे और द टेल्स ऑफ आर्केडी, ये है टेम्पे की घाटी या आर्केडिया की घाटी में देवताओं की कहानी है या मनुष्यों की है या दोनों की है। मैं तुम्हारे ऊपर मनुष्य और युवतियों की आकृतियां देखता हूँ, कवि कहता है। किसे देखकर कहता है? आर्न को देखकर, जो कलश है उसको देखकर कवि कहता है। वॉट मैन और गॉड्स आर दीज, what maidens loath, what mad pursuit, what struggle to escape, what pipes and timbrels, what wild ecstasy। What men और gods are these, ये मनुष्य हैं या भगवान है, या वे मनुष्य हैं या देवता है। मतलब जो नक्काशी हुई है औरत की दिख रही हैं, उस पर युवतियां दिख रही हैं, तो वे भगवान हैं या मनुष्य हैं। वॉट मेडन्स लोथ, वॉट मैड परस्यूट, वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, ये युवतियां उनको अपना प्रेम क्यों नहीं देना चाहती हैं, मनुष्य प्रेम से उन्मत्त है, ये युवतियों का पीछा कर रहे हैं पर युवतियां भागी जा रही हैं। ठीक है, मुझे कारण बताओ, मैं तुम्हारे ऊपर संगीतज्ञों की आकृतियां देखता हूँ। देखिए, वॉट मैड परस्यूट, वॉट स्ट्रगल टू एस्केप, वॉट पाइप्स एंड ट्रेम्बल्स, वॉट वाइल्ड एक्सटेसी।
वे अपने बाजे को बजा रहे हैं। मुझे ये बताओ कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे ये भी बताओ तुम पर बने हुए सब लोग इतने प्रसन्न क्यों हैं। मतलब जो नक्काशी हुई हुई है उस पर फूल पत्तियां बनी हुई हैं, कलश पर, अर्न पर, कवि उन्हीं को देखकर ये सारी बातें कह रहे हैं। तो ये था हमारा स्टैंजा। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में बता देती हूँ। कवि को एक यूनानी जो कलश है देखकर, उसे देखकर बहुत खुशी होती है, जो वर्षों से एक ही स्थान पर है। वह इसको विभिन्न नामों से पुकारता है, जैसे बिना स्पर्श की हुई दुल्हन, शांति और धीमे व्यतीत होने वाले समय की संतान, और वन का इतिहासकार। जिस प्रकार बिना स्पर्श की हुई दुल्हन मौन और शांत रहती है और अपने सौंदर्य को बनाए रहती है, उसी तरह से अनेक वर्षों से एक ही स्थान पर रखा हुआ ये कलश शास्त्र है और उसका सौंदर्य कभी खत्म नहीं हुआ है। वह शांति की गोद ली हुई संतान है, असली नहीं है क्योंकि वह अनेक वर्षों से मौन है। वह समय की गोद ली हुई संतान है क्योंकि वह कवि को इतने धीरे धीरे व्यतीत होता हुआ जान पड़ता है कि वह अस्थि पात्र के आकर्षण और सौंदर्य को नष्ट नहीं कर पाया है। वह वन का इतिहासकार है, कवि कहता है कलश को, क्योंकि उस पर बना हुआ वन का दृश्य एवं पुष्प बीती हुई बातों को कविताओं में लिखी हुई अनेक कहानियों की अपेक्षा अधिक आकर्षक ढंग से बताते हैं। फिर कवि कलश को संबोधन करते हैं और पूछते हैं कि उस पर बने हुए पत्तियों का सुंदर किनारा कौन सी कहानी कह रहा है। ठीक, अब यह है यूनान के टीके की घाटी में या पेलोपाउनेसिस में आर्केडिया की घाटी में देवताओं की कहानी बता रहा है, या मनुष्यों की, या दोनों की ही। कवि कलश पर मनुष्यों और युवतियों की आकृतियों को देखता है। कवि कलश से पूछते हैं कि ये मनुष्य कौन है, ये मनुष्य हैं या देवता हैं। युवतियां प्रेम से उन्मत्त अपने प्रेमियों को अपना प्रेम क्यों नहीं देना चाहती हैं। कवि कलश से पूछते हैं कि उस पर बने हुए संगीता अपनी बांसुरियों और ढोलकों को क्यों बजा रहे हैं। और फिर लास्ट में कवि कहते हैं और कलश से पूछते हैं कि उस पर बने हुए व्यक्तियों को असीम आनंद का क्या कारण है। अब इसमें जो है कवि क्वेश्चन उठा रहे हैं। देखिए, what mad pursuit, what struggle to escape, what pipes and trembled, what wild ecstasy। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने अर्ल और नेग्रेशियन अर्न के बारे में बताया है। वो कब पब्लिश हुई, इसमें कितने स्टैंजा है और एक स्टैंजा में कितनी लाइन है, और ये जॉन कीट्स की है। थोड़ा जॉन कीट्स के बारे में बताया, ओट्स के बारे में बताया, और इसका फर्स्ट स्टैंजा मैंने आपको क्लियर करवाया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो इस इंग्लिश लिटरेचर, GIC लेक्चरर, PGT इंग्लिश, इन सभी के वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो की लिंक मैं शेयर कर दे रही हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए